मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अगले घंटे तक बुलेटिन में हर वो खबर होगी जिसका सीधा सरोकार आपसे है, जिसके बारे में आपका अपडेट रहना जरूरी है। आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम आपको सबसे पहले दिखा देते हैं खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले बुलेटिन की कुछ झलकियां। उत्तर प्रदेश की बात होगी जहां पर ब्लॉक चुनाव में नामांकन में जगह जगह हिंसा हुई है। कहीं हाथापाई तक की नौबत आ गई तो कहीं चले गोली और बम। साथ ही बात सहारनपुर में रिटर्निंग ऑफिसर की कार के सामने क्यों लेट गई एसपी की प्रत्याशी, बुलेटिन में ये भी आपको दिखाएंगे आगे। बिहार आपको लिए चलेंगे, वहां पर कैसे हैं बाढ़ के हालात जानने के लिए इस बुलेटिन में आगे बने रहिए हमारे साथ। और साथ ही ठीक आधे घंटे बाद 100 शहर 100 खबर। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां के कुलगाम में चल रहे एनकाउंटर की खबर आ रही है। पिछले कई घंटों से कुलगाम में सुरक्षा बल के जवान और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर चल रहा है। मुठभेड़ कुलगाम के रदवानी इलाके में बीती रात शुरू हुई थी। बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। रुक रुक कर फायरिंग हो रही है, आवाजें आ रही हैं फायरिंग की। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बल के जवान और आतंकवादियों के बीच ये तीसरी मुठभेड़ बताई जा रही है। कल 2 मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए गए थे। ये एनकाउंटर बीते कई घंटों से चल रहा है। 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर रखा है, ऐसी खबर मिल रही है। 24 दक्षिण कश्मीर जहां पर कल 4 आतंकी ढेर किए गए थे। अशरफ वानी में सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, क्या अपडेट मिल रहा है इस एनकाउंटर के बारे में? नेहा, दरअसल कुलगाम के इलाके में ये दूसरी मुठभेड़ है पिछले 24 घंटों के दौरान और दक्षिणी कश्मीर में तीसरी मुठभेड़। दरअसल कल शाम को यहाँ पर सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि रेडवेनी जो कुलगाम ज़िले में आता है, जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग के पास ये गांव है, वहाँ पर कुछ आतंकी छुपे हैं। जिसके बाद साझा तौर पर पुलिस, सेना और सीआरपीएफ ने इलाके की घेराबंदी कर दी थी। जब वो उस जगह की ओर बढ़ रहे थे जहाँ पर उन्हें शक था, खबर थी वहाँ पर मिलिटेंट छुपे हैं, तो वहाँ घर से उन पर फायरिंग हुई। उसके बाद जवाबी कार्रवाई भी हुई, लेकिन पूरे इलाके की घेराबंदी फिर बढ़ा दी गई। सभी रास्ते जो रेडवनी गांव की ओर जाते हैं या वहां से निकलते हैं, उन सभी रास्तों को सील कर दिया गया और फिलहाल यहां पर तलाशी अभियान चल रहा है। पिछले 3 घंटे से फिलहाल यहां पर कोई गोलीबारी नहीं हुई है, लेकिन पुलिस और सुरक्षा बलों का कहना है कि वो निश्चित कराना चाहते हैं कि पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया जाए, किसी तरह की आम लोगों को क्षति न पहुंचे और उसके बाद ही फिर जो है ये ऑपरेशन शुरू हो सकता है। दरअसल अगर देखें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान लगातार जो है सुरक्षा बलों की तरफ से जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में मिलिटेंटों के खिलाफ, उनमें तेजी आई है और उसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 2 दिन के दौरान 5 जो है मिलिटेंट अलग अलग मुठभेड़ों में एक हिजबुल कमांडर सहित मारे गए हैं। नेहा, सारी अशरफ, जिस तरीके से हाल ही के दिनों में इस तरह की घटनाओं में इजाफा हो रहा है, जाहिर तौर पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर है। कौन कौन से वो इलाके हैं जिन्हें सबसे ज्यादा सेंसिटिव बताया जा रहा है? नया, बिल्कुल आपने सही कहा। दरअसल कल 8 जुलाई था, बुरहान वानी की 5वीं बरसी थी। उसको लेकर कई सारे मिलिटेंट संगठनों ने हड़ताल का आह्वान भी किया था और रेडवनी वही जगह है जहां पर पोस्टर मिले थे सुरक्षा बलों को 7 जुलाई की शाम को कि 8 जुलाई को जो है, जिसमें कई सारी तस्वीरें अलग अलग मिलिटेंट संगठनों के कमांडरों की थी, वो पोस्टर वहां पर मिले थे। उसके बाद जो है काफ़ी हरकत में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियाँ आई थी, वहाँ कई सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इसके चलते चलते आज इस स्थिति पर हालत पहुंची है कि अब यहां पर मुठभेड़ चल रही है। जम्मू कश्मीर सरकार और सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी जो चुनौती बनी हुई है पिछले कुछ महीनों से, खासतौर से अनुच्छेद 317 हटने के बाद कि स्थानीय युवा जो हैं वो मिलिटेंसी में आ रहे हैं, उसको रोकने के लिए सरकार ने कई प्रयास किए। सरेंडर पॉलिसी बनाई, यहाँ तक कि जहाँ पर भी कहीं मुठभेड़ होती है वहाँ पर स्थानीय युवकों को मौका दिया जाता है सरेंडर करने के लिए, लेकिन बदकिस्मती से कई जगहों पर सरेंडर करने से ये
ये युवा जो हैं इनकार करते हैं। तो जाहिर है कि पुलिस और सेना ने साफ कर दिया है, जो सरेंडर नहीं करेगा उसको मार गिराया जाएगा। तो उस तरह से सुरक्षा बल कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में, खासतौर से दक्षिणी कश्मीर में जो है मिलिटेंसी के खिलाफ प्रहार में लगी हुई है और उसमें और तेजी ला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका। अशरफ वानी मेरे सहयोगी जानकारी देते हुए किस तरीके से कुलगाम में एनकाउंटर हुआ, 2 से 3 आतंकी आज घिरे हुए हैं, अभी भी ये ऑपरेशन चल रहा है। 24 घंटे में तीसरा एनकाउंटर बताया जा रहा है। जाहिर तौर पर 3 एनकाउंटर में 5 आतंकी ढेर हुए हैं। साल 2021 में 2 जुलाई तक 5 आतंकी पुलवामा में ढेर किए गए, वहीं 2 आतंकी ढेर कुलगाम में किए गए। एक आतंकी ने सरेंडर किया। पारिमपोरा में 29 जून को लश्कर तैयबा कमांडर अबरार और पाकिस्तानी आतंकी को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। 21 जून की घटना, सोपोर में 3 लश्कर आतंकी मार गिराए गए। मोस्ट वांटेड मुदासिर भी मार गिराया गया। एनकाउंटर में मारा गया एक आतंकी शोपियां का उज्जैर अशरफ डार ढेर किया गया। 16 जून को नौगाम में, वहीं 11 मई को अनंतनाग में 3 आतंकियों का खात्मा हुआ। तीनों दक्षिण कश्मीर के रहने वाले थे। लगातार प्रहार जारी है। 11 अप्रैल की घटना, जब शोपियां में 5 आतंकी ढेर किए गए, रात भर गोलीबारी होती रही। 9 अप्रैल शोपियां पुलवामा में 7 आतंकी ढेर, अंसार गजवा तुल हिंद का चीफ मार गिराया गया। और इस बीच सुरक्षा बलों को एक और अहम कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में कल आतंकियों के एक अड्डे को सुरक्षा बल के जवानों ने नष्ट कर दिया। इस इमारत में आतंकियों ने हथियार और विस्फोटक छिपाकर रखे थे। सुरक्षा बलों के जवानों ने छापा मारकर सारे साजिश के हथियार बरामद कर लिए। हालांकि कोई आतंकवादी हाथ नहीं आया। ऊपर से रास्ता बात अब दिल्ली की करेंगे। क्या दिल्ली में फिर से बेखौफ होने लगे हैं बदमाश? कल रात राजधानी के बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के पास सरेआम फायरिंग की गई, जिसमें 2 राहगीरों की जान चली गई। हमलावर जिस शख्स को निशाना बनाने आए थे वो बाल बाल बच गया। ताबड़तोड़ फायरिंग से दहली राजधानी, सरेआम गोलीबारी में 2 राहगीरों की मौत। दिल्ली का बड़ा हिंदू राव अस्पताल के पास का इलाका रात के करीब 9:10 पर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। हमलावरों का निशाना इसी सफेद कार में सवार लोग थे। कार के मुनीब के मामा नईम और प्रकाश नाम का एक लड़का सवार था। बताया जाता है कि एक लड़के ने सामने खड़े होकर कार रोकने की कोशिश की थी। जब कार चला रहे मुनीब ने उसे हटने को कहा तो झगड़ा शुरू हुआ और थोड़ी देर बाद ही पीछे से आए कुछ लड़कों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। गोली चलती देख मुनीब और मुनीब के मामा और प्रकाश भाग निकले, लेकिन पीछे बदमाश दनादन फायरिंग कर रहे थे। वो तीनों तो बच निकले, लेकिन गोली 2 राहगीरों को लग गई, जिनकी अस्पताल ले जाने से पहले मौत हो गई। लड़का गाड़ी के आगे खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई क्या बात है, हट गाड़ी के आगे से। कहता है तू उड़ाएगा क्या मुझे? कहते नहीं भाई मैं क्यों उड़ाऊंगा तेरे को, आगे से हट। अब मैंने गाड़ी से निकलते ही देखा ना 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से जब हुआ ये कुछ प्लानिंग से आए हैं। और उनने गाड़ी रोक करके उनसे बातचीत करी और बदतमीजी करनी शुरू की। वो बाहर निकले और बाहर निकलने के बाद जो देखा तो सामने से फायरिंग चालू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक बदमाशों ने करीब 20 राउंड गोली चलाई, लेकिन पुलिस के मुताबिक सिर्फ 2 राउंड गोली चली। 20 से 25 राउंड कम से कम चली है, इससे ज्यादा भी हो सकती है, इससे कम नहीं चली है, इससे कम नहीं चली है। पुलिस को अंदेशा है कि इस वारदात की वजह आपसी रंजिश है। मुनीब का कहना है कि उसे और उसके मामा को कुछ लोगों से धमकी मिलती रहती है। बदमाश पैदल ही भाग निकले, इसलिए पुलिस को शक है कि वो आसपास के हो सकते हैं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों में सनसनीखेज अपराध की ये तीसरी वारदात है। इससे पहले बुधवार को दिल्ली के उत्तम नगर में हुई लूट की सनसनीखेज तस्वीर सामने आई थी। बिजली कर्मचारी बनकर आए 4 युवकों ने दिन दहाड़े एक परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए लूट लिए। इसी तरह रविवार को नारायणा इलाके में
32 साल के एक प्लास्टिक कारोबारी पर बदमाशों ने घात लगाकर हमला बोल दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। दिल्ली में हो रही ये वारदात कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। अरविंद ओझा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। बात अब उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां के 75 जिलों में कल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। नामांकन के दौरान 15 से ज्यादा जिलों में गोली चलने, बम चलने, मारपीट होने, अपहरण की कोशिश, विरोधी के नामांकन पर्चे को छीनने, पत्रकारों पर हमले की हिंसक घटनाएं सामने आई। आरोप है कि पुलिस ज्यादातर जगहों पर मूक दर्शक बनी रही। किया जा रहा है। जबरदस्ती करी तो गोलियां चल रही हैं, देसी बम फूट रहे हैं, पुलिस लाठियां फटकार रही है, पुलिस जान बचाकर भाग भी रही है। यह उत्तर प्रदेश का सीतापुर है, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान कल हिंसा का जमकर तांडव हुआ। बताया जाता है कि सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक में यह हिंसा सत्ता पक्ष के प्रत्याशी गुड्डी देवी और निर्दलीय चुनाव लड़ रही मुन्नी देवी के समर्थकों के बीच हुई। निर्दलीय प्रत्याशी के 3 समर्थक इस झड़प में जख्मी हुए हैं। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान हिंसा के तांडव की कई जिलों से तस्वीरें सामने आई हैं। एटा के मारहरा ब्लॉक की ये तस्वीर देखिए। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ यहां पथराव करती नजर आ रही है। इस पथराव में आज तक संवाददाता समेत कई मीडिया कर्मी जख्मी हो गए। पूरे बवाल में पुलिस मूक दर्शक बनी रही। बताया जाता है कि बवाल तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन से रोका गया। गुस्साए एसपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। हमारा कैंडिडेट बड़ी मुश्किल से अंदर गया है। अंदर जाने के बाद भी वीरेंद्र विधायक ने एक पर्चा फाड़ दिया हमारे कैंडिडेट का, और दूसरा कैंडिडेट दूसरा पर्चा भी मौजूद है, उससे पर्चा फाड़ नहीं करवाया जा रहा है। फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक का ये वीडियो देखिए। पुलिस के सामने यहाँ भी बवाल मचा है। हाथापाई हुई, तोड़फोड़ हुई, पूरा बवाल मचा। पुलिस से भिड़े इस शख्स पर गौर कीजिए, कमर में कट्टा लटका हुआ है। आरोप है कि बीजेपी समर्थक बीडीसी को खींच कर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। इसी पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी समर्थकों में भिड़ंत हो गई। यूपी के जिले जिले से हिंसक झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इससे लखनऊ तक हड़कंप मच गया है। सामान्यतः जो घटनाएं हुई हैं वो मतदान स्थल से दूर हुई है, जैसे आपसी मारपीट या पर्चा छीनने की बात हुई है। कहीं कहीं 2 पक्षों के आमने सामने एक ही समय आ जाने के बाद भी वाद विवाद की बात आई है, और जिन लोगों ने भी गड़बड़ियां की हैं उनके विरुद्ध आवश्यक और कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समर्थकों को अगवा करने, पर्चा फाड़ने, गोली चलाकर रोकने, बम चलाकर दौड़ाने, विरोधी को नामांकन करने से रोकने की इन्हीं तस्वीरों के बीच यूपी में होता ब्लॉक प्रमुख का चुनाव ये सवाल पूछने को मजबूर करता है कि निर्वाचन आयोग कहां है? पुलिस के हाथों दिखाया जाने वाला कानून का इकबाल कहां है? निष्पक्ष चुनाव की गारंटी कहां है? आज तक ब्यूरो। वहीं सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बबली चौधरी का नामांकन रद्द हुआ तो वो रिटर्निंग अफसर की गाड़ी के सामने लेट गई। बताया जा रहा है कि फोटो अटेस्ट न होने की वजह से उनका नामांकन रद्द किया गया। इसके खिलाफ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष चौधरी रुद्र सेन भी धरने पर बैठ गए। ये पूरा ड्रामा घंटों चलता रहा। हमारी तरफ से अजय बबली चौधरी और कविता चौधरी दोनों ने नामांकन किया था, और इन्होंने जो है मिली भगत करके प्रशासन ने सत्ता पक्ष के साथ मिली भगत करके दोनों ही पर्चे हमारे सारे साइड जो है वो कैंसिल करा दिए। ये सरासर तानाशाही है और ये अन्यायपूर्ण है। ये विपक्ष का गला घोटने वाली बात है। इस सरकार में, इस प्रशासन में इतना ताकत नहीं है कि ये विपक्ष का मुकाबला कर सकें। और ये
जबरदस्ती करके जाए, जबरदस्ती करके सत्ता पक्ष के लोगों को जो चुनाव जिताने का काम कर रहे, और हम इस चीज़ का डट कर विरोध करेंगे। और इसीलिए जो है हम यहाँ से जंक्शन में बैठे, हम यह ताना सही नहीं चलने देने के, ये गलत बात है भाई। कोरोना को लेकर लापरवाही के केसेस कम नहीं हो रहे हैं। कोरोना के आंकड़े तो थमे हैं, लेकिन लापरवाही बदस्तूर जारी है। दो तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। उड़ीसा के गंजम, जहां पर एक वैक्सीनेशन सेंटर में लापरवाही देखने को मिली। दिल्ली की ओखला मंडी की भी दूसरी तस्वीर देख लीजिए। भीड़ दोनों जगह नजर आ रही है। 2 गज की दूरी का पालन कहीं नहीं है, और कोरोना से जंग में ये लापरवाही दरअसल ठीक नहीं है। ऐसी तस्वीरों का जिक्र पीएम मोदी ने कल मंत्रिमंडल की बैठक में किया और चिंता जाहिर की थी। यूपी में ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन भरे जा रहे हैं। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ रही हैं। कोरोना केस कम होते ही दिल्ली के बाजार खुल गए। मास्क और 2 गज की दूरी गुजरे जमाने की बात हो गई। लॉकडाउन खुलते ही हिमाचल प्रदेश ने सैलानियों के लिए बाहें पसार दी। बेखौफ सैलानियों का तांता लग गया। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, 3 प्रदेशों की तस्वीर अलग अलग मौकों की है, लेकिन एक बात सामान्य है, कहीं कोरोना को लेकर एहतियात नजर नहीं आ रहा। लोग कोरोना से मिले दुख दर्द भूले नजर आ रहे हैं। तीसरी लहर का भी खौफ नहीं है। रोहतांग आए इस सैलानी की बात सुनिए, आपको पता चलेगा कि लोगों में बेपरवाही कितनी बड़ी है। पूरे देश में ये डर फैला हुआ कि भाई कोरोना की तीसरी लहर आएगी। आपको नहीं लग रहा डर? नहीं बिल्कुल भी नहीं। आपने तो मास्क भी नहीं पहना। मास्क तो बस करेंगे। हम तो आपसे सुन रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। आएगी नहीं आएगी, हमें तो नहीं लगता कि आएगी। और कुछ फर्क नहीं पड़ता अब तो। बाकी तो ऐसा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। कोरोना है आफ्टर 50 एज के बाद लगता है। नहीं, अच्छा 50 के बाद ही लगता है? 50 के बाद ही लग रहा है लोगों को। अब देखो हम सब जवान घूम ही रहे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। नहीं, पर तो आप तो डॉक्टर हैं। इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग होनी चाहिए बस। पर आप तो डॉक्टर हैं, आपने मास्क भी नहीं पहना हुआ। सर अब क्या करें, यहाँ पे पहले ऑक्सीजन कितनी कमी है, मास्क लगा के क्या करें बताओ। हिमाचल प्रदेश पिछले एक पखवाड़े से उत्तर भारत की गर्मी से परेशान सैलानियों का केंद्र बन गया है। कोरोना से ठप पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यहां आने वालों के लिए ई पास और RT-PCR टेस्ट की जरूरत खत्म कर दी है। लिहाजा टूरिस्ट भागे चले आ रहे हैं। हिमाचल के रास्तों पर आए दिन ट्रैफिक जाम जैसी स्थिति हो रही है। करीब 13,500 फीट की ऊंचाई पर स्थित रोहतांग पास में भी सैलानियों का तांता लग गया है कि तीसरी लहर आने को है, और हम 13,500 की फीट की ऊंचाई पर कोरोना की तीसरी लहर को डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आए, इनके मन में कोरोना लहर का डर तो है, बावजूद इसके वो छुट्टियां बिता रहे हैं और कम से कम कुछ क्वालिटी टाइम यहाँ पर बिता रहे हैं। दूर दूर तक, जहाँ तक की नजर दौड़ाएं, लोग यहाँ पर तरह तरह का आनंद उठा रहे हैं। कोरोना की भयावता देख चुके लोग इन तस्वीरों से परेशान हैं। हाल ये है कि अब पीएम मोदी भी इस बेपरवाही से चिंतित हो उठे हैं। टॉप सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा, पिछले कुछ दिनों से भीड़-भाड़ वाली जगहों की तस्वीरें और वीडियो दिख रही हैं। लोग बिना मास्क और 2 गज की दूरी के घूम रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। इससे हमें डरना चाहिए। लापरवाही और बेपरवाही की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एक भूल के भयावह नतीजे हो सकते हैं और कोविड-19 से उबरने की महामारी कोशिशों को कमजोर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि केस कम होने के बाद हो सकता है लोग बाहर घूमना चाहते हों, लेकिन हर किसी को याद रखना चाहिए कि कोविड-19 का खतरा कम नहीं हुआ है। कई देशों में संक्रमण बढ़े हैं। वायरस अपना रूप भी बदल रहा है। मंत्री के रूप में हमारा मकसद लोगों में डर पैदा करना नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों को समझाना चाहिए कि वो सभी एहतियात बरतें, ताकि आने वाले समय में हम महामारी से निकल सकें। बैठक में पीएम ने महाराष्ट्र और केरल में कोरोना केस बढ़ने पर चिंता जाहिर की। प्रधानमंत्री की चिंता वाजिब है। पहली लहर थमने के बाद हुई लापरवाही और फिर दूसरे लहर का तांडव देख चुके हैं। ऐसे में सावधानी ही वक्त की मांग है।
रोहतांग से मंजीत सहगल के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। तो कल कैबिनेट की अहम बैठक हुई थी। तमाम निर्देश प्रधानमंत्री ने नए मंत्रियों को दिए। सभी मंत्री सुबह 9:30 बजे अपने दफ्तर पहुंच जाएं। आपका काम चमकना चाहिए, आप नहीं। ये निर्देश भी प्रधानमंत्री की ओर से दिया गया। साथ ही लोगों से मिलते रहें और फीडबैक लेते रहें। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गरीब कल्याण योजनाओं को लोगों तक पहुंचाया जाए। इसके लिए सभी मंत्रियों के सहयोग की जरूरत है। सभी मंत्री अपने टाइम से दफ्तर पहुंच जाएं। इसी के साथ रुकना होगा, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। बात है बिहार की, बाढ़ की करेंगे। बिहार के कई जिले इन दिनों बाढ़ की चपेट में है। तमाम नदियां उफान पर हैं। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बलान नदियों का पानी निचले इलाके के गांव और शहरों को डुबो रहा है। समस्तीपुर, गोपालगंज, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा में बाढ़ का प्रकोप सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। 5 जगहों की तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बाढ़ का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखाई दे रहा है। गांव के गांव जलमग्न हो गए। देखिए सामान ले रुकना होगा यहाँ, छोटे से ब्रेक के लिए फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक।